हाँ जी बच्चों, हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डिस्कस कर लिया था, उसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। पहला एग्जांपल है मिराज। सुना है आपने? अब देखिए क्लास शुरू हो गई है, अब कोई नहीं बोलेगा। बताएं, मिराज सुना है किसी ने? क्या होता है? हाँ, इसमें इसका हिंदी में शब्द है मृग तृष्णा। मृग तृष्णा। अब ये बताएं किस किस को ये शब्द समझ में आता है कि मृग तृष्णा क्या होती है? आपको आता है? बस एक बच्चे को आता है? दो तीन? नहीं, इस शब्द का लिटिल मीनिंग क्या है? मृग तृष्णा क्या है? मृग आपका होता है हिरण, और तृष्णा होती है प्यास, है ना? तो इस फेनोमेनन में दूर रेगिस्तान में हिरण को ऐसा पानी नजर आता है, तो दौड़ता है, पानी आगे खिसक जाता है। तो क्या? सबको, मतलब वो एग्जाम्पल है, सब एग्जाम्पल है। तो उस मृग की वो तृष्णा बुझती नहीं है, वो एक इल्यूजन है उसको, तो उसको मृग तृष्णा बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या कैसे होता है, टीआर कैसे काम करता है वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेगिस्तान में ऐसा एक पेड़ है, सुनेंगे ध्यान से भाई, पाए जाते हैं, सलमान खान ने मारा था। नहीं, वो ऑलमोस्ट डेजर्ट, सेमी डेजर्ट तो है ही, है ना? बीकानेर टाइप उस साइड ही है ना मारा था जो। हाँ, अब ठीक है ना? देखिए भाई, होता क्या है, आपकी जो सबसे लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एयर है वो सबसे ज्यादा हीटेड रहेगी, तो वो सबसे ज्यादा रेयरर रहेगी, रेयरर। उसके ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाली लेयर उससे ज्यादा डेंस होगी, उससे ऊपर वाली लेयर उससे ज्यादा डेंस, आपकी ऐसे डेंसिटी बढ़ेगी। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम उसके फॉर्म में बोल रहे हैं, यहाँ पे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ऊपर जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। अब मान लें यहां से एक रे चली ऐसे, आप बताएं इससे अगले वाला अगर रेयरर है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी, इसके बाद वो फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल नॉर्मल बेंड करेगी। ऐसा हो सकता है कि एक टाइम पे ये जो एंगल है ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए, तो यहां पे जो रे थी वो रिफ्रेक्ट करने की बजाय वापस रिफ्लेक्ट करे, तो ये जो रे आपकी यहां आ रही थी ऐसे, ये इस साइड वापस बेंड होती हुई जाएगी, और यहां पे जो ऑब्जर्वर है उसको ये रे यहां से, यहां की बजाय यहां से आती हुई नजर आएगी। जो आपका वोटर दिखने का कारण है वो भी यही है। आप ये सिर्फ उसकी बात नहीं है, रेगिस्तान की बात नहीं है, अगर आप किसी हाईवे पे ट्रेवल कर रहे हैं तो दूर दूर बहुत गर्मी में आपको वैसा वो दिखता है कि वहां पानी है, और पानी में आपकी गाड़ी का उल्टी तस्वीर भी दिखती है, तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन ऐसा दिखता है आपको। और वो वोटर दिखने का कारण शायद ये होता होगा कि वैसा वैसा कलर, मतलब आसमान का वैसा ट्रांसपेरेंट सा वो रिफ्लेक्शन उसकी आती होगी। ठीक है, तो ये मिराज इज ए एग्जांपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप देखें, जो एयर की लेयर्स हैं उनकी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, इसलिए जब ये रे नीचे की तरफ आती है तो रे बेंड होती है, और यहाँ जो ऑब्जर्वर है उसको ये यहाँ से आती हुई नजर आती है, तो उसको ये वाली इमेज भी दिखती है और ये वाली भी दिखती है, दो इमेज दिखेंगे उसको। लिखवाने की जरूरत है क्या? लिख लें आप, लिखवाने, लिख लें। हाँ, आपका देखें यहाँ पे, ये वाला डेंसर है, ये रेयरर है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। हाँ तो ठीक है, हाँ वो ऐसे ऐसे बेंड होती जाएगी। हाँ, ऐसी बेंड होगी वो ऐसे करके। हाँ जी, हाँ हाँ तब होता है, और टेम्परेचर के कारण आपकी एयर्स की लेयर्स बन जाती हैं, उनका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। टेम्परेचर बहुत डाउन होगा तब तब कैसे होगा? वहां पे ऐसा होता है, देखो एक्चुअली होता क्या है, जब यहाँ पे बहुत टेम्परेचर आपका हॉट है, हॉट डेज हैं, उस केस में लेयरिंग बहुत विजिबिलिटी के साथ बनती है, ठंड के मौसम में ऐसा नहीं बनता। ठीक है, बेसिकली जैसे किसी भी कारण से अगर लेयर्स बन जाएंगे तो आपको इल्यूजन दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा, और ये गर्मी में ज्यादा दिखता है, सर्दी में नहीं दिखता। ठीक है, लिख लें आप, मिराज इज एन एग्जाम्पल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन
total internal reflection in which in hot season air get divided into layers of different air get divided into layers of different refractive indices. Lower layers are rarer and above layers are denser. Lower layers are rarer and above layers are denser. Due to this difference in refractive index, TIR takes place and inverted image is observed. Due to this difference in refractive index, TIR takes place and inverted image is observed. एक हमने दिखाई, यहां से बहुत सारी जाएंगी, मान लो कि एक यहां से गई, वो अपने हिसाब से बेंड होगी, थोड़ी सी अलग जाएगी, बट वो वहां आई पे उसको यहीं से आती हुई नजर आएगी. हाँ जी. पानी में हमारी फोटो कैसे दिखती है? जैसे शीशे में दिखती है. कैसे करता है? जब भी आपका कोई स्मूथ सरफेस हो, जहां पे एक तरफ पॉलिशिंग हो, उस केस में ऐसा हो सकता है. तो वैसा जैसा कि जैसी रिक्वायरमेंट रहती है मिरर में, वैसी आपकी वो कंडीशंस फुलफिल करता है वोटर भी, तो आपको वो दिखता है, इमेज दिखती है. अच्छा, कभी आपने ये बात देखी है, अगर मान लो कोई शीशा है, यहाँ तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, शीशे में आपको हल्का हल्का आर पार भी दिखता है और हल्की हल्की आपको अपनी इमेज भी दिखती है ना? हाँ जी. हाँ, गाड़ी के शीशे में ऐसा होता है कि आपको हल्की हल्की आपकी इमेज भी दिखेगी और आपको बाहर का भी दिखेगा. ऐसा क्यों होता है? हाँ हाँ, पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन हो रहा है, दोनों वहां पे एक साथ हो रहे हैं, है ना? वहां पे सिल्वरिंग भी नहीं करी गई है ना? बट पार्शियल, आपको पानी के अंदर भी एग्जैक्टली वैसी इमेज नहीं दिखेगी जो आपकी शीशे में दिखती है. तो पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है अपर सरफेस से टकरा के वापस अब जब आती है लाइट, तो वहां पे आपकी इमेज खुद की बन गई, और जो बाहर से रे आई है वो रिफ्लेक्ट होकर उसके थ्रू आई है, उसके कारण आपको बाहर का दिख रहा है. तो उस केस में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं. ये मेरा आज का एग्जाम्पल हुआ. और एग्जाम्पल है इसमें आपका एग्जाम्पल 1 सेकंड, आप ऑप्टिकल फाइबर बताएं. ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? किसी को पता है? हाँ, जनरली आपका जो भी डेटा ट्रांसफर होता है ना नेट इंटरनेट का, वो आपका ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू होता है ना? फॉर एग्जांपल, आप यहाँ से बैठ के यूएस में कॉल कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपका फोन की जो साउंड वेव्स हैं, साउंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होगी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट होती है, और जो आपका नजदीकी टावर है वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जाएंगी, और फिर खंबे के नीचे जमीन में तार बिछी हुई है. कहने का मतलब है, अगर आप फोन पे बात कर रहे हैं तो यूएस में बैठा जो भी व्यक्ति जिससे आप बात कर रहे हैं, उस तक आपकी बात तार के थ्रू पहुंच रही है ना? और फिर तो लगना चाहिए, उसे एक दिन तो लगना ही चाहिए ना कि हेलो बोला तो वो एक दिन बाद हाँ हेलो सुनाई दे रहा है. बट वो कितना फास्ट है, सब चीजें कितनी फास्ट है. तो जो तार है वो ऑप्टिकल फाइबर होती है. उसमें क्या होता है ऐसा? ऑप्टिकल फाइबर का मतलब है
जो उस बाहर से तो आपको वो लेयर्ड तार दिखेगी, पर उसके अंदर में सेंटर में जो कोर है, वो कोर एक आपका ट्रांसपेरेंट टाइप ग्लास टाइप मटेरियल का बना हुआ होता है। ठीक है, आप इसको अगर थोड़ा सा बड़ा बना के देखें, कोर में ऐसा होता है, उसके बाद फिर आपकी प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, वो अलग बात है। फॉर एग्जाम्पल, यहां से आपकी एक रे इंसिडेंट होती है, ये वाला मीडियम डेंसर है। हाँ जी, आप ऐसे क्या लगा रखा आपने? अच्छा ठीक, यहां से ये रे, ये मीडियम डेंसर है, ये रेयर है। अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो ये रे वापस TIR करेगी। ठीक है, और इसके बाद यहां पर भी सेम एंगल बनेगा तो ये फर्दर TIR करेगी। ये जिग जैग करते हुए आगे मूव करती है। देखिए, आप कोई भी लाइट जो आपकी है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। विजिबल लाइट हमने बात करी थी कि विजिबल लाइट भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बट यहाँ पे हम उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक रे के फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। जो भी आपने पूरा अभी तक रे डायग्राम देखा, वो रे क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही एक तरीके से। तो यहाँ पे जो लाइट ऐसे टकराएगी और एंगल उसका बड़ा होगा क्रिटिकल एंगल से, तो जिग जैग करती हुई उस वायर के थ्रू पास करती है। ठीक है, तो इस तरीके से एक जगह का सिग्नल दूसरी जगह पहुंचता है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो मूवमेंट है वो आपका स्पीड ऑफ लाइट के आसपास या उसके कंपेरेबल स्पीड से होता है। अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ से यूएस का और स्पीड ऑफ लाइट देखेंगे तो हल्का सा लैग आपको सेकंड्स में या बहुत मिली सेकंड्स टाइप में आएगा। इतना कम टाइम में इसलिए पहुंचती है क्योंकि आपकी स्पीड ज़्यादा है इसकी। ठीक है, तो आप ये डायग्राम बना लें, कम्युनिकेशन के काम आता है। हाँ बिल्कुल, आपकी जो अटलांटिक पैसिफिक ओशियंस हैं, वहां पे ऐसे ना पूरा जाल बिछा हुआ है। आज गूगल करना आप जाके कि जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं वो आपके सारे ओशियन फ्लोर्स पे बिछी हुई पड़ी हैं। हमने बहुत कचरा कर रखा है संसार दुनिया का। कम्युनिकेशन के काम आती है, और आप ये डायग्राम बना लें। टोटल, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ रेज inside optical fiber, due to total internal reflection inside optical fiber, information is transferred from one point to another. है ना, बस इतना ही। एक और एग्जांपल आप कर सकते हैं। क्या? नहीं बिछाइए, मुझे आप आज गूगल करना जाके, तो मटेरियल ऐसा बनाया गया होगा ना। आप गूगल करना आज जाके, है ना, और कल आप बताना कि सर वहां पे नहीं पड़ी हुई है। ठीक है, किसी ने पढ़ा है ये पहले कभी? ऑप्टिकल फाइबर्स ओशन बेड्स में पड़ी हैं? आप सहमत है मेरी बात से? ये सहमत हैं? बाकी मेरे को गलत आप हो सकता है मेरी इन्फॉर्मेशन गलत हो, बट जहां तक मैंने पढ़ा हुआ है ऐसा। ठीक है, या ये होमवर्क होगा आपका, ये आपका होमवर्क होगा। ठीक है, साउंड सुने, हेलो, इनका सवाल है कि साउंड को लाइट में कन्वर्ट टावर करता है क्या? फोन ही कर देता है। आप जब यहाँ से आपकी साउंड वेव्स है ना, क्योंकि यहाँ से सिग्नल आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से के थ्रू पहुंचना है, तो फोन के अंदर विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में साउंड को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी कन्वर्ट किया है, वो वहां भी गया है और फिर वो केबल के थ्रू इतनी फास्ट गया है। हाँ, साउंड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट हुई है आपकी। ठीक है।
क्या? हाँ, तो मैं वही वही बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली जो लास्ट वाला टावर है एग्जैक्टली होगा क्या। दो एग्जांपल लेते हैं। आपने यहाँ से यूज फोन किया, तो यहाँ का जो आपका कॉल है पहले टावर तक जाएगा, फिर टावर से वायर के थ्रू, फिर वहां पे जो नियरेस्ट टावर है वो हवा में फिर से छोड़ेगा। फोन तक तार नहीं लगी हुई ना, तो आपका फोन का सिग्नल पहले वहां गया है टावर के पास, वहां टावर के पास इसके मोबाइल में आया है। क्या? तो आप कह रहे हैं कि एक्चुअली यू वांट टू बाईपास द टावर। टावर को आप बाईपास नहीं कर सकते, टावर पे जाना ही पड़ेगा। हम्म मैं वही कह रहा हूं, आप डिस्टेंसेस कैलकुलेट करना। हाँ, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का भी मतलब बहुत माइन्यूट फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली डिस्टेंस का फर्क पड़ेगा, बट वो आपका ऑब्जर्वेबल उसमें नहीं रहेगा। और कोई सवाल? थर्ड एग्जांपल है आपका, डायमंड के चमकने का कारण, एक कारण TIR है। अगर आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो उसके ऊपर ऐसे मल्टीपल फेसेस होते हैं, बहुत तरीके से उसको काटा जाता है, इतने सारे उसकी लेयर्स होती हैं अलग अलग। तो एक बार लाइट एंटर करती है तो आपकी डिफरेंट ओरिएंटेशन में TIR करके अलग अलग एंगल से उसकी लाइट एमर्ज होती है, तो इसलिए वो स्पार्कल करता है। तो स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड इज ड्यू टू TIR at different faces of diamond। यार एक बार भावनाएं समझ जाएगा, उसमें क्या लिखना है। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड इज ड्यू टू TIR at multiple faces of diamond। हाँ जी। हम्म क्या कह रहे हैं? ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा वहां से। क्या कह रहे हैं? नहीं, हाँ पूछे क्या, सुने, बताएं। हम्म हम्म देखो, बेसिक फिनोमेनन तो आपका रिफ्लेक्शन ही है ना। और उसके बाद फिर वो वाइट कैसे दिखता है उसको अलग से डिस्कस कर सकते हैं। नहीं दिखता होगा, मैं वही कह रहा हूँ कि बेसिक फिनोमेनन इज रिफ्लेक्शन, और आप जो वो फिर देखना पड़ेगा कि उसका और क्या रीजनिंग हो सकती है। क्या करें? हाँ दिख सकता होगा, बट बेसिक फिनोमेनन इज रिफ्लेक्शन। आगे बढ़ते हैं। लेटरल शिफ्ट इन ग्लास स्लैब। नहीं, ये एग्जाम्पल नहीं है, नया टॉपिक है। ये TIR का आपका वो नहीं है, रिफ्रैक्शन का एक टॉपिक छूट गया था, वो है हमारा। एक आपकी पैरेलल ग्लास स्लैब है ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N एंड थिकनेस T। यहां से एक रे इंसिडेंट हुई एट एन एंगल I। ये अगले वाला मीडियम आप मान लें डेंसर है, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ये आपकी नॉर्मल की तरफ बेंड हुई। आप बताएं फाइनली जो आपकी रे इमर्ज होगी, क्या वो पहले के पैरेलल होगी? पैरेलल होगी तो हाँ जी, पैरेलल होगी। ये जो एमर्जेंट रे है, इट विल बी पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये एमर्जेंट रे है, दे विल बी पैरेलल। कोई प्रूव कर सकता है पैरेलल क्यों होंगी? स्नेल्स लॉ, बताएं शाबाश। हम्म हम्म परफेक्ट परफेक्ट। आप इस पॉइंट ए पे अगर स्नेल्स लॉ लगाएंगे, तो आपका यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 1 है, तो 1 इंटू साइन आई इक्वल टू n
साइन आर, अगर यहां पे ये एंगल आर है तो ये एंगल भी क्या रहेगा, आर रहेगा, पैरेलल लाइंस हैं। इसके बाद अगर आप इस पॉइंट बी पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो एन साइन आर, और बाहर का मीडियम फिर से एयर है। भाई आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो ये आपका एंगल जो है एन साइन आर, और ये 1 आ गया, इसके बराबर करना है तो डेफिनेटली एक ही टर्म बचा, ये वाला एंगल, वो आई के बराबर ही रहेगा। तो यहां पे पहला पॉइंट लिखेंगे, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू एमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू एमर्जेंट रे। दोनों रे पैरेलल होंगी, बट आप देख पा रहे हैं कि इंसिडेंट रे जो है वो आपकी शिफ्ट हो गई थोड़ी सी, है ना। इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट, कि आपकी रे ऐसे आ रही थी, ऐसे बेंड हो गई, वापस ऐसे गई, तो अपने ओरिजिनल पाथ से शिफ्ट हो गई है डी से। ठीक है, साहिल बाहर भेज दूंगा, बिल्कुल भी बदतमीजी अलाउड नहीं है भाई। पूछना है कितनी बार पूछो। ये आपकी जो लेटरल शिफ्ट है ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, ये आपको बताना है। आप बताएं, लेटरल शिफ्ट क्या थिकनेस पे डिपेंड करेगी? आराम से देख लें, डायग्राम से पता लग सकता है। थिकनेस ज्यादा होगी तो शिफ्ट क्या होगा? नहीं, डेंसर की बात नहीं, डेंसर तो वही है, एन सेम है आपका भी। हाँ भाई, शिफ्ट बढ़ेगा कैसे? मान लें कि आप यही वाला इंटरफेस अगर यहां पे होता, तो ये जो रे आ रही है ये यहां तक आती, यहां तक आती, तो फिर ये ऐसे जाती रे, तो आपकी शिफ्ट बढ़ जाता। तो अगर थिकनेस बड़ी है तो शिफ्ट बढ़ा है, तो लेटरल शिफ्ट, ये डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लेटरल शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ स्लैब। आप वर्ड्स में लिख लेंगे क्या? लेटरल शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ स्लैब। अगर स्लैब की थिकनेस बढ़ेगी तो आपका शिफ्ट भी बढ़ जाएगा। क्या आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करेगा? अगर ये वाला मीडियम और ज्यादा डेंसर हो जाए तो क्या शिफ्ट और बढ़ेगी? क्योंकि ये वाली रे आपकी और ज्यादा अंदर क्लोज आ जाएगी, यहां जाके मिलेगी, यहां जाके मिलेगी, तो ये रे आप कैसे निकलेगी, तो आपका शिफ्ट बढ़ जाएगा। तो लेटरल शिफ्ट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ये आप लिख लेंगे। डन। सवाल 24 तक हमने कर लिए थे, 25 से 42 अब आप कर सकते हैं बड़े आराम से। क्वेश्चन नंबर 25 टू 42, और कल हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। नहीं करके आएंगे तो क्लास में अलाउ नहीं करूंगा, सबको करके आने हैं 25 से 42 सवाल। हाँ जी, एक्सप्रेशन आप पे छोड़ दी मैंने, बहुत सारे सवाल इससे हल हो जाएंगे। एक्सप्रेशन आपका होमवर्क है कि अगर आपको डी का एक्सप्रेशन निकालना है एग्जैक्टली क्या आएगा, वो आप घर से करके आए, अगर नहीं आए तो पूछेंगे मेरे से। ठीक है, बाकी मैक्सिमम सवाल आपके इस रिलेशन से निकल जाएंगे। एग्जैक्ट पूछेगा तब तो आपको पता करना ही पड़ेगा, अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं है। रिफ्रैक्शन हमने प्लेन सरफेस से कर लिया। नाउ टॉपिक इज आपका रिफ्रैक्शन का एग्जांपल है, टीआईआर का नहीं है ये ना, रिफ्रैक्शन का है। रिफ्रैक्शन इन स्फेरिकल
सरफेस। अगर आपका प्लेन सरफेस ना होके स्फेरिकल सरफेस है इस तरीके का, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और ये n2 है। आप ऐसा माने कि इस साइड मान लो एक बार एग्जांपल के लिए एयर है और इस साइड ऐसा कर्वेचर होके और फिर आपका पूरा ऐसे ग्लास स्लैब टाइप एक अलग मीडियम है जिसका इंटरफेस स्फेरिकल है, बस प्लेन नहीं है। इस केस में आपका रिफ्रैक्शन कैसे होगा वो हमें देखना है। पहली बात तो आप ये बताएं, अगर आपका सरफेस स्फेरिकल होगा तो क्या उसमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वैलिड होंगे? होंगे। जैसे आपके प्लेन मिरर में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड थे और स्फेरिकल मिरर में वैलिड थे, तो यहां भी आपके प्लेन सरफेस में और स्फेरिकल सरफेस में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी इक्वली वैलिड, यहां पे वैलिड रहेंगे। ठीक बात है। लेट से यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है ओ, यहां से इंसिडेंट रे गई। अगर यहां पे मुझे रिफ्रैक्शन देखना है तो यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। किसी भी स्फेरिकल सरफेस पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो वो एक्सटेंड करने पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। जिस स्फीयर का ये पार्ट रहा होगा उसके सेंटर से पास करेगा। अगर ये डेंसर है, ये वाला मीडियम, अगर ये मीडियम डेंसर है तो आपका नॉर्मल ये था और रे अगर बिना डेविएट हुए जाती तो ऐसे जाती। अब अगर डेविएट हो रही है तो वो कुछ ना कुछ डेविएट होगी। लेट से रे आपकी डेविएट ऐसे हो गई। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और यहां पे ये पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रही है। किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए आपको दो रेज चाहिए होती हैं। एक आपने ये बना ली। आप बताएं अगर एक इंसिडेंट रे ऐसे जाए तो वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगी? पहले वाली तो आपने बता दी कि वैसे गई है, तो यहाँ पे नॉर्मल से एंगल बनाते हुए पहले बताएं आई और आर सबको समझ में आ रहा है? नॉर्मल से ये एंगल इंसिडेंस है, ये आपका रिफ्रैक्टेड एंगल है। अब आप बताएं अगर ये रे ऐसे आई है तो रिफ्रैक्ट होके कहां जाएगी? सीधी। अगर आपके प्लेन स्लैब पे कोई रे नॉर्मली गिरेगी तो वो नॉर्मली ही जाती है। यहां पे इस पॉइंट पे जो नॉर्मल है वो यही है, तो ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलोंग आई है तो सीधी जाएगी, तो यहां पे आपकी इमेज बन जाएगी। ये एंगल पॉइंट्स मार्क कर लो आपने, ओ सी आई मार्क कर दिया, इसको आप मार्क एम और ये पी। इस एंगल को थीटा 1, थीटा 2 एंड थीटा 3। क्या करें? आर कैसे बनाई करें आप? क्या इस पॉइंट पे ये नॉर्मल है? ये इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे आपकी नॉर्मल से एंगल आई बना रही है। वो रे यहां से बेंड तो होनी ही थी, तो ऐसे बेंड हुई है और जाते हुए नॉर्मल से एंगल बना रही है आर, वो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहेगा। बेंड होने से उसको होगी बेंड। ठीक है, ये आपका आई आर है। थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 मैंने एंगल बना लिए। ये पॉइंट मार्क कर दिए, पॉइंट पी है, ये एम है और रेज आपकी पैरेक्सियल है। इस केस में आप ध्यान देना, रेज आर पैरेक्सियल। मोक्ष पैरेक्सियल रेज क्या होती हैं? पैरेक्सियल रेज क्या होती हैं? हाँ, जो प्रिंसिपल एक्सिस से स्मॉल एंगल बनाए या पैरेलल हो तो पैरेक्सियल रेज होती हैं आपकी। ठीक है, अगर रेज पैरेक्सियल हैं तो क्या मैं बोल सकता हूं एंगल आई थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 एंड आर आर स्मॉल? आप खुद देखें, अगर ये रे बहुत ही कम एंगल बनाएगी तो डेफिनेटली आई भी छोटा हो जाएगा। अगर रेज आर पैरेक्सियल देन आई आर थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 आर स्मॉल है। और यदि रे पैरेक्सियल हैं तो पी पॉइंट जो है वो एम के बहुत क्लोज होगा। हाँ जी, पी पॉइंट बहुत क्लोज होगा। तो आप, मैं अगर पी से नीचे से एक वर्टिकल लाइन बनाऊं तो आप इस पॉइंट और एम पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 0 मान सकते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि पॉइंट नजदीक है इसके। तो आप इसको भी चाहें तो एम मार्क कर सकते हैं, दोनों ही एम पॉइंट है क्लोज होने के कारण। ठीक है, अब हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे एट पॉइंट पी।
अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P, तो बताएं क्या इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन बनेगी N1 साइन I N2 साइन R। यहां पे I और R बहुत छोटे हैं, I एंड R आर स्मॉल, देयरफॉर साइन I इक्वल टू आई हम ले सकते हैं, सिमिलरली साइन R इक्वल टू R। तो आप यहां पे लिख देंगे N1 I इक्वल टू N2 R, इक्वेशन नंबर 1। अब बहुत ध्यान से देखेंगे ट्रायंगल आपकी, ट्रायंगल OPC, इन ट्रायंगल OPC में आप बताएं, ये आपकी ट्रायंगल है, क्या θ1 प्लस θ2 इक्वल टू आई कर सकता हूं। मैथ्स में एक थ्योरम होती है आपकी, अगर लेट से ये ट्रायंगल है आपकी, ये एंगल θ1 है, ये θ2 है, तो जो आपका इस लाइन को एक्सटेंड करने पे ये एंगल बनता है, वो इन दोनों का सम होता है। क्यों? क्योंकि दिस प्लस दिस इज 180 एंड दिस प्लस दिस इज ऑल्सो 180, तो ये आपका θ1 प्लस θ2 के बराबर रहता है। तो आप यहां पे देखें OPC, ये दोनों एंगल अंदर वाले हैं, इसी लाइन को बाहर एक्सटेंड किया तो आई बन गया, तो θ1 प्लस θ2 इक्वल टू आई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, इन ट्रायंगल PCI आप सेम चीज लगा के बताएं, मनु आप बताएं, इन ट्रायंगल PCI कौन से दो एंगल्स का जोड़ किसके बराबर होगा। R प्लस θ3 का, R प्लस θ3 इक्वल टू θ2। आप R को एक साइड निकालेंगे तो R बन जाएगा R इक्वल टू θ2 माइनस θ3, इक्वेशन नंबर 3। अब आप θ1 θ2 θ3 के लिए tan की वैल्यूज निकालें। आप बताएं tan θ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। tan थीटा PM बाय OM, और tan θ1 को मैं θ1 भी मान सकता हूं, PM बाय OM। tan θ2 बताएं फटाफट, PM बाय, सब लोग चेक कर लें, θ2 will be PM by MC, tan θ3 PM by MI। अब θ1 θ2 और θ3 की वैल्यूज आप इक्वेशन नंबर 2 और 3 में पुट करेंगे, तो I will become, I is θ1 प्लस θ2, तो PM कॉमन आ जाएगा 1 बाय OM प्लस 1 बाय MC। R आपका आ जाएगा θ2 आपका आता है, PM हम कॉमन निकाल लिया, 1 बाय MC। एक बार चेक कर लें ठीक लिखा है क्या, यहां तक सब नोट डाउन करेंगे एक बार।
हाँ जी लिख लिया। मुझे बताएं क्या दिक्कत है। हाँ, नहीं वो बाद में करेंगे। क्या करें? 2 दिन में? क्यों? यार मुझे तो कल चाहिए अपडेट सिस्टम। क्या? ठीक है वो आपको देखना है, मैं तो सबको ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि साथ में चले मेरे, तभी फायदा है। जल्दी लिखेंगे भाई। हाँ जी। हम्म, वो डेंसर रहेगी डेफिनेट, तभी तो होगा। तो उसके बाहर नहीं नहीं, उसके बाहर जो लेयर के बाहर जो है ना, वो रेयर है। हाँ, डेंसर टू रेयर जब तक होता है। हाँ तो डेंसर वो खुद है मीडियम, और बाहर वाला रेयर है। नहीं नहीं, आपका जिस सरफेस पे बात हो रही है ना, उस सरफेस के बाहर आप बात कर रहे हैं। वहां से आपने एंटर करा दिया, यहाँ से एंटर करा दिया, यहाँ चलो यहाँ जो भी बेंडिंग होगी ना वो हो गई। यहाँ पे ये वाला जो बाहर का मटेरियल है वो आपका रेयर है। टीआईआर तो यहाँ पे हो रहा है ना। हाँ। हाँ जी डन। देख लिया। हाँ जी। अब क्या करेंगे आप, आपने आई और आर की वैल्यूज निकाल ली हैं, आप इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। 1 में पुट करेंगे, फिर जो भी आपके एक्सप्रेशन है उनको मैनिपुलेट करके एक एक जैसे वो एक साइड लेके आएंगे। ये हो गया आपका N1, आई हो गया आपका PM 1/OM+1/MC = N2 PM 1/MC-1/MI। PM कैंसिल हो गया। यहां पे देखो, यहां भी 1/MC है, यहां भी 1/MC है, लेकिन बाहर M1 M2 से मल्टीप्लाई होगा, तो आप MC वाली टर्म एक साइड ले आए। ये वाली टर्म आपकी N2/MC यहां से निकलेगी, और N1/MC वाली टर्म उस साइड जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। यहां पे आपकी N1 OM प्लस N2/MI, ये इक्वेशन बन गई है। अब आप देखें यहाँ पे MI, OM और MC क्या क्या है। OM इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। OM आपका क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। आप इसको पुट करेंगे -U, क्योंकि ये इसके नेगेटिव साइड है, -U पुट करेंगे, तो ये हो गया N1/U। MI क्या है? MI इज इमेज डिस्टेंस, पॉजिटिव साइड है, तो आप +V पुट करेंगे। यहां पे MC कितना है? MC इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी साइन होता है। अगर आपका कर्वेचर ऐसा है तो R पॉजिटिव है, अगर ये उल्टा होता तो R नेगेटिव होता। तो यहाँ पे R पॉजिटिव है, तो यू विल पुट N2 - N1 ये आपका रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस की इक्वेशन बन गई है। ये डेरिवेशन एक बार तो बोर्ड के लिए आपको करना ही करना है, बट न्यूमेरिकल करने के लिए इसका एप्लीकेशन जरूरी है, डेरिवेशन जरूरी नहीं है। एक बार करना है आपको, ताकि बोर्ड्स में आप कर पाए। आयुष यहाँ जा, जल्दी, हरी अप, फटाफट आगे। बताऊंगा अभी, वो सारी बातें बताऊंगा। नोट डाउन कर लिया ना?
फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आया है N2 बाय वी माइनस N1 बाय यू इक्वल टू N2 माइनस N1 बाय आर। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें लिखेंगे, दिस इज एप्लीकेबल व्हेन रे गोज फ्रॉम रेयरर टू जब आपकी रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाएगी तब ये एप्लीकेबल है। दूसरी बात, यहां पे आपको यू वी और आर को विद साइन पुट करना है। यू और वी का साइन आपको पता ही है, जो आपका ओरिजिन है उससे इस साइड नेगेटिव आगे पॉजिटिव, और आर का भी साइन रहेगा। अगर आपका कर्वेचर ऐसा है तो आर इज पॉजिटिव, अगर आर आपका कर्वेचर ऐसा है तो आर इज नेगेटिव। ये आपका आर पॉजिटिव। विद साइन पुट करेंगे। अगर इसका उल्टा होता, डेंसर टू रेयर जा रही होती, तब फॉर्मूले में क्या चेंज आता? कहने का मतलब है N1 आपका क्या है, डेंसर है, और N2 रेयरर है, तो फॉर्मूले में एक ही अंतर आता, N2 बाय वी माइनस N1 बाय यू इक्वल टू N1 माइनस N2 बाय आर। ये कब वैलिड है? जब आप डेंसर से रेयरर मीडियम जा रहे हैं। बाकी सारा फॉर्मूला सेम है, बस यहां पे अंतर आया है। यहां पे इस केस में सेकंड वाला मीडियम क्या था, डेंसर था, तो N2 वॉज ग्रेटर देन N1। यहां पे पहले वाला मीडियम डेंसर है, तो N1 इज ग्रेटर देन N2। तो कुल मिला के इस फॉर्मूले में आपको ये वाला टर्म पॉजिटिव बनाना है। यहां पे N2 बड़ा था तो ये टर्म पॉजिटिव बन गया, यहां पे N1 बड़ा था तो ये पॉजिटिव बन गया। बाकी फॉर्मूला सेम है। अब बताएं आप क्या कह रहे थे? हम्म, हम्म, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगी। हाँ, मतलब आप यहाँ नेगेटिव रखें तो टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। आगे बताएं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको विद साइन पुट करना है, फिर कुछ भी हो इस बात में। एक मिनट, इस केस में आप ये देखेंगे, आपकी फॉर डिफरेंट लोकेशंस ऑफ यू इमेज रियल भी बन सकती है, वर्चुअल भी बन सकती है। देखो कैसे, जैसे यहां पे आपकी जो ये वाली रे है, ये आपकी अनडेविएटेड है। अगर ये इतनी बेंड ना होती, इतनी ही बेंड होती, अभी भी तो बेंड हुई है ना। आपका बेसिक क्या होता है कि पाथ से डेविएट हो जाए, तो पाथ से डेविएट तो हो ही गई है ये। अगर वो डेविएट कम हो तो क्या पीछे एक्सटेंड करने पे इससे मिलेगी? ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हैं क्या सब लोग? मेरा कहने का मतलब है, इन दोनों केसेस में आपकी इमेज वर्चुअल भी बन सकती है और रियल भी बन सकती है। डिपेंड करेगा वो आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। आप बेशक एक स्टार बना के लिख लें कहीं पे, इन दोनों केसेस में इमेज कैन बी रियल एज वेल एज वर्चुअल। आपको बस यू वी और आर को विद साइन पुट करना है, और यहां पे ये वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव बनाना है। हाँ, ठीक है, ठीक है। आप क्या करें इस केस में, रियल कैसे बनेगी? ठीक, ये लिख लिया भाई सब ऊपर ने ये कह रहे हैं कि सेकंड वाले केस में रियल कैसे बनेगी। आर कौन से वाला लूं बताएं? ये वाला आर ले लेते हैं। ये आर है आपका,
ऑब्जेक्ट यहां पे है, और सामने वाला मीडियम क्या है, रेयरर है, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। ठीक है, इस केस में आपकी हमेशा वर्चुअल बन रही है। क्या आप पोजीशन को चेंज करके कोई और वैरायटी ला सकते हैं इसमें? नहीं ला सकते। इस केस में हमेशा आपकी वर्चुअल बनेगी, पर ये फॉर्मूला सिर्फ इस सरफेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसके लिए एप्लीकेबल है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब इस केस में आप बताएं, क्या हमेशा वर्चुअल बनेगी या रियल बन सकती है किसी केस में? सवाल समझ में आएगा? अच्छा सवाल है उसका। वो पूछ रहा है कि आपने कहा कि वर्चुअल भी बनेगी, रियल भी बनेगी, तो दोनों फॉर्मूलों के लिए, इस फॉर्मूले के लिए भी और उसके लिए भी कोई ना कोई केस ऐसा होगा जिसमें वर्चुअल भी होगी, रियल भी होगी। हमने डिस्कस किया इस वाले के लिए, अगर ये ऐसे है तो उस केस में वर्चुअल ही बन रही है। क्या रियल बन सकती है इस केस में? नहीं, इस केस में आपका कर्वेचर भी ऐसे है और सामने वाला रेयरर मीडियम भी है, कर्वेचर भी पॉजिटिव है और अगले वाला मीडियम रेयरर है। इस केस में आपकी कभी भी रियल इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि वो आपकी बेंड होगी ही नहीं नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ जाएगी। पर इस केस में देख लेते हैं, यहां पे देखें, अगर ये जो रे बनाई ये आपकी अनडेविएटेड है और वो नॉर्मल से झुकेगी, तो अब झुकने पे डिपेंड करेगा। अगर कम झुकी तो वर्चुअल बनेगी, ज्यादा झुक गई तो रियल बनेगी। ठीक है, अब यहां पे अगर ये चाहें आप कि ऐसा बोलें कि अगर सामने वाला मीडियम रेयरर है और आर पॉजिटिव है, इस पर्टिकुलर केस में हमेशा वर्चुअल बनेगी। वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैं ये कह रहा था कि दोनों फॉर्मूले जो हैं, पहले वाला और दूसरे वाला, दोनों केस में रियल वर्चुअल बन सकती है। बट हाँ, आप स्पेसिफिकली ये हमारे सामने निकल के आया कि इस पर्टिकुलर केस में वर्चुअली बनेगी। ठीक है, दो फॉर्मूले याद करने, डिटेल में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, इतना ही करें आज, इतना ही करते हैं। थैंक यू।